नाम डॉक्टर हसन रहमान है। मैं फिजिशियन हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर और उसकी अक़साम के ऊपर, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उससे हिफाजत कर सकते हैं और उसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं कि कितनी टाइप्स हैं इसकी, तो दो अक़साम में पाया जाता है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। जब हम टाइप 1 के ऊपर बात करते हैं तो टाइप 1 मोस्टली पाई जाती है बच्चों में, और फिर होती तो अमूमन ये सारी ज़िंदगी रहती है, लेकिन जब इसकी तशख़ीस की जाती है तो अमूमन बच्चों में तशख़ीस होती है इसकी। क्यों? क्योंकि टाइप 1 में ये देखा जाता है कि जो लबलबा है वो इंसुलिन बनाने की सलाहियत खो देता है। इंसुलिन क्या काम करता है? जब भी आप कोई ग़िज़ा खाते हैं और उसमें चीनी जो होती है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इंसुलिन उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी आपके जिस्म में फिर इस्तेमाल भी होती है। तो लबलबा जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन बनाने की सलाहियत जब खो देता है तो उसके बाद आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। तो फिर क्या किया जाता है कि ऐसे बच्चों को इंसुलिन बाहर से देनी पड़ जाती है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ में आप दवा ही नहीं दे सकते, क्योंकि दवाई जो है वो लबलबे से ही इंसुलिन रिलीज़ करती है, और फिर वो एक हद तक, बाज़ लोगों में 5 साल, बाज़ लोगों में 10 साल तक इंसुलिन जो है लबलबे से दवाई की मदद से जिस्म में रिलीज़ होती है। लेकिन चूंकि जब टाइप 1 डायबिटीज़ में लबलबा ही काम करना छोड़ देता है और इंसुलिन ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि चूंकि आपके पास इंसुलिन और रहता ही नहीं है, तो इसलिए दवाई काम नहीं करती। तो ऐसे बच्चों में या उन नौजवानों में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, उसमें आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। वो आजकल के टाइम में सिरिंज से भी दी सकती है, या कुछ ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसे अब डिवाइसेस आ गई हैं जो स्किन के नीचे हम इम्प्लांट कर सकते हैं जिससे इंसुलिन रिलीज़ होती है, या फिर ट्रांसप्लांट्स भी आ गए हैं जिसमें आप दूसरे जानवरों से पेनक्रियास लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स हम कर सकते हैं जिसमें हम पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करके, और फिर आप जो है दूसरा वो पेनक्रियास जो है ऐसे काम करता है कि वो इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से हम एक मसनूई तौर पे पेनक्रियास को इस काबिल बना सकते हैं जिससे वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, और फिर इन मरीज़ों की मदद की जा सकती है। लेकिन आम तौर पे जो तरीका अपनाया गया है वो यही है कि हम मसनूई तौर पर इंसुलिन देते हैं ऐसे मरीज़ों को जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ की तशख़ीस होती है, और फिर उन मरीज़ों का इलाज भी। जो दूसरी किस्म है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और इसमें ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हम शुरू में मरीज़ों को अद्वियात पर डालते हैं और उनमें उनकी मदद होती है। अद्वियात से हम पेनक्रियास को इस काबिल बनाते हैं कि वो जो इंसुलिन की मिकदार कम हो गई है जिस्म में, उसको हम बढ़ा देते हैं अद्वियात की मदद से, और फिर उसके बाद कुछ अरसे तक, जब तक वो पेनक्रियास काम कर रहा है, इंसुलिन रिलीज़ हो रही है, तब तक हम शुगर पर काबू पा लेते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब इन मरीज़ों में भी इंसुलिन अब और नहीं रिलीज़ हो सकता, तब हम इनको फिर इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं। तो ये 2 अक़साम हैं डायबिटीज़ की, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 है। तो जहाँ मैंने बात की है, आपको मैंने अभी बताया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है, और अमूमन जैसे हमने इंसुलिन की और दवाइयों की बात की है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसुलिन और दवाइयों पर ही सारा इलाज मुनहसर होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। अगर आप एक पेशेंट को, जब भी हम तजवीज़ करते हैं कि जी उन्होंने अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज कि आपने इस पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर एडवाइस दी। And the thing that matters most is that the patient needs to accomplish a certain weight goal. इन्होंने अपने वज़न को कम करना है, इन्होंने अपनी खुराक में तब्दीली लेके आनी है, इन्होंने अपनी मीठी चीज़ों में कमी लेके आनी है। देखिए, मैं कभी भी अपने मरीज़ को ये तजवीज़ नहीं करता कि वो मीठा खाना ही छोड़ दें, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी की बात है। अगर मैं एक मरीज़ को ये कहूँ कि जी आपने आज से मीठा नहीं खाना, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारी ज़िंदगी मीठा ना खाए? उस मरीज़ का भी दिल करता है कि कभी कभी वो मीठा खाए। तो मैं हमेशा मरीज़ों को ये तजवीज़ करता हूँ कि जी खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं, लेकिन ये भी नहीं है कि रोज़ाना खाएं। अगर आप कभी हफ्ते में एक दफ़ा आपका थोड़ा सा दिल किया है तो खा ले, लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत हल्का सा, इतना
کہ وہ جو آپ کا دل کر رہا ہے بس آپ اس کو اس حد تک جائیں اس چیز میں کہ وہ آپ کو نقصان بھی نہ پہنچائے، لیکن آپ کا جو ایک خواہش ہے اس کو بھی آپ پورا کر لیں۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ لیکن حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی انسان کو کسی حلال چیز سے روکیں۔ جو اللہ نے اس پر حلال کیا ہے آپ اس پر وہ حرام نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس چیز سے منع نہیں کر سکتے۔ ہم بحیثیت ڈاکٹر آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس چیز سے آپ کو نقصان ہوگا، لیکن ہم آپ کو اس چیز سے روک نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ آپ کے لیے خود کرنا آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کس حد تک اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس حد تک جا کے اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا ہے۔ اسی طرح ایکسرسائز کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے کو آج شوگر کی تشخیص ہوتی ہے، ڈائبٹیز کا پتہ چل گیا تو کل جا کے وہ جم جوائن کرے، نہیں۔ ایک بندے نے ساری زندگی واک نہیں کی، اب 40 سال کی عمر میں آ کے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے تو وہ اگلے دن جا کے جم جوائن کر لے۔ مجھے بھی پتہ ہے وہ 2 دن جائے گا، تیسرے دن وہ جانا چھوڑ دے گا۔ ایسے بندے کے لیے ضروری ہے وہ اگلے دن سے واک کرنا شروع کرے، ہلکی سی ایکسرسائز شروع کرے، 10 منٹ جائے، اگلے دن 10 منٹ واک کرے، اس کے بعد 15 منٹ کرے، پھر 20 منٹ کرے، پھر آدھا گھنٹہ کرے۔ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن لے کے آئے، آہستہ آہستہ ایک چیز کو شروع کرے۔ اوور دا پیسج آف ٹائم، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3، 4، 6 مہینے میں وہ آہستہ آہستہ اپنی ایک لائف سٹائل کو چینج کرے گا۔ جس بندے نے 40 سال صوفے پہ گزارا ہے، وہ دفتر سے آ رہا ہے، وہ صوفے پہ بیٹھا ہے، صوفے سے وہ بیڈ پہ چلا گیا، جا کے سویا ہے، صبح اٹھا ہے، صبح اٹھ کے وہ پھر دفتر گیا جہاں وہ کرسی پہ بیٹھا رہا ہے، اس سے میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ اب وہ ایک جم جانا اور ایکسرسائز کرنا اور اس لائف سٹائل کو فوراً ود ان ڈیز اینڈ ویکس وہ ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آ سکتا ہے؟ وہ میری بیوقوفی ہوگی، اس کی بیوقوفی نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا اور آہستہ آہستہ ایک ٹرانسفارمیشن لے کے آنا۔ سو کھانے پینے میں آپ نے تبدیلی لانی ہے، ایکسرسائز کی طرف آہستہ آہستہ جانا ہے تاکہ آپ ایک سلو ٹرانسفارمیشن میں جائیں۔ اینڈ پھر اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں اس کو بھی آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ ایک ڈائبٹیز ریورسیبل نہیں ہے بٹ پریونٹیبل ہے۔ آپ اگر ابھی سے دیکھ رہے ہیں، اپنی فیملی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے ماموں، چاچا، تایا، باقی فیملی ممبرز میں آپ نے دیکھا ہے کہ جن میں ڈائبٹیز رن کر رہے ہیں۔ آپ ابھی سے اپنے ویٹ لاس کے اوپر فوکس کریں، آپ ابھی سے اپنی ڈائٹ کے اوپر فوکس کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جینز میں ایک چیز رن کر رہی ہے۔ اچھا، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ فیملی میں رن کر رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے جو بچوں میں ہوتی ہے وہ فیملی میں نہیں رن کرتی۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ فیملی میں رن کرتی ہے۔ تو آپ کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ کے پاس کافی ٹائم فریم ہے۔ آپ اف یو آر ان یور 20s اور آپ کی فیملی جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں وہ اگر اپنے 60s میں اور وہ ڈائبٹیز ہے تو آپ کو پہلے سے ایک ریڈ ہیرنگ ہو گئی ہے کہ جی ان میں ڈائبٹیز ہے تو مجھے بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے، مجھے ابھی سے ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانا چاہیے اور میں اس کو پریونٹ کروں۔ اس وقت پاکستان آن لیٹسٹ ریسرچ، پاکستان ہیز بین لیبلڈ ایز نمبر 3 ان دا ورلڈ۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ہم نمبر 3 ابھی سے لیبلڈ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیا لائف سٹائل ہے، ہماری کیا ڈائٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نمبر 3 پر تو آ چکے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو چینج آور strategies and we need to change our lifestyles so that we can prevent it۔ بعد میں دوائی کھانا اور دوائی علاج تو دیکھیں is a tertiary prevention, it's not primary, it's not secondary, so we need to work on our primary prevention first, then we can talk about our secondary prevention and then we'll be talking about our tertiary prevention۔ تو دوائی تو سب سے آخر میں آ جاتی ہے، پہلے ہم اپنی پرائمری اور سیکنڈری پریونشن پر تو بات کریں۔ So my recommendation would be that first of all talk about your lifestyle modifications, your dietary modifications, weight loss and smoking, ٹھیک ہے؟ And everything needs to be cut down slowly۔ ہاں، اگر آپ فوراً ہی اس چیز کی طرف جا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کریں، لیکن آہستہ آہستہ جا سکتے ہیں well and good۔
अच्छा, अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि जी उनको इंसुलिन से डर लगता है और वो जी कहते हैं कि नहीं, हमने इंसुलिन नहीं लगाना, हमें आदत हो जाएगी इंसुलिन लगाने। और जी हमारे पड़ोसियों ने कहा है कि जी गांव में कहते हैं इंसुलिन लगा दी तो आदत हो जाएगी। आदत की बात नहीं है। आपका जिस्म जब इंसुलिन बना ही नहीं रहा, देखिए जी मेरी नज़र कमज़ोर है, मैंने ऐनक लगा रहा, किसी के कान खराब हो जाते हैं वो हेयरिंग एड लगाता है, कोई चल नहीं सकता वो बैसाखी इस्तेमाल करता है। किसी के जिस्म में जब भी कोई कमज़ोरी होती है वो उस कमी को पूरा करने के लिए किसी न किसी औज़ार का इस्तेमाल करता है। इसी तरह जब आपका जिस्म इंसुलिन बना ही नहीं रहा तो आप बाहर से इंसुलिन लगाएंगे ना फिर उसको। तो आदत की बात नहीं है, ज़रूरत की बात है। आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही, तो आप इंसुलिन लगा के उस कमी को पूरा करें। इसमें आदत की क्या बात है? क्या बेहतर है कि आप इंसुलिन लगाएं या कल को खुदा ना खास्ता आपकी टांग काटनी पड़े, या आपको फॉलेज का अटैक हो और आप बिस्तर पे पड़ जाए, या दिल का दौरा पड़े और फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़े, या दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल ही काम करना छोड़ दे और फिर आप जी दिल की दवाइयाँ खा रहे हो जिसकी वजह से कि जी अब दिल खराब हो गया और दिल की ताकत कमज़ोर हो गई और जी अब ये सारी दवाइयाँ खाएं, और कभी आप कह रहे हैं जी मैं तो अब यहाँ से अपने बाथरूम तक नहीं जा सकता कि मेरा सांस फूल जाता है, या आँख की नज़र चली गई है कि जी शुगर इतनी बढ़ गई थी कि मेरे आँख का पर्दे का ऑपरेशन करना पड़ गया। आप इन सब चीज़ों को मत, या गुर्दे खराब हो गए हैं, अब जी गुर्दों की सफाई करनी पड़ रही है, क्या बेहतर है? आप क्या चूज करना चाहेंगे? या रोजाना दिन में 2 से 3 मरतबा इंसुलिन लगाना है? आप खुद फैसला कर लें। शुगर को कंट्रोल करना सबसे बेहतर है। अगर आपकी शुगर इतनी बढ़ गई है, पहले तो देखें इस नौबत तक पहुंचाएं मत बात कि आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। पहले से ही कंट्रोल इतना अच्छा रखें कि इंसुलिन तक नौबत ही ना आए। लेकिन जिन लोगों की शुगर को 10 से 20 साल हो गए हैं, अल्टीमेटली उन्होंने इंसुलिन पे पहुंचना है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब पेनक्रियाज या लबलबे की वो जगह पर पहुंचेगा जहां उसमें और सलाहियत नहीं बाकी रहेगी। टाइप 1 को तो पहले दिन से ही इंसुलिन लगनी है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका एक पॉइंट पहुंचेगा जब उसकी सलाहियत खत्म हो गई है, तो वो जितना भी अच्छा कंट्रोल, हाँ ये बात है, अगर एक बंदा कंट्रोल ही अच्छा नहीं कर रहा तो उसको हो सकता है 3 साल बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ जाए। और एक बंदा है जो बहुत अच्छा कंट्रोल रख रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट अच्छी रख रहा है, वेट लॉस प्रोग्राम पे, स्मोकिंग छोड़ दी है, अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहा है, हो सकता है उसको 20 साल बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। तो वो 20 साल बाद जिसको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, अच्छा आप देखें एक बंदा सारी चीजों का ख्याल रख रहा है तो उसको इंसुलिन की जरूरत देर से पड़ेगी। इंसुलिन जो है वो वेट बढ़ाता है, जिसका वेट ऊपर जाएगा उसकी शुगर उतनी अनकंट्रोल्ड होगी, जब शुगर अनकंट्रोल्ड होगी तो और कॉम्प्लिकेशंस होंगी और मसाइल पैदा होंगे, उसको और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब और प्रॉब्लम क्रिएट होगी और शुगर खराब होगी, तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी शुगर कंट्रोल होगी वेट कम होगा, वेट कम होगा शुगर और बेहतर होगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, वो और कॉम्प्लिकेशन से दूर होगा, उसके लिए इंसुलिन लगाने का जो दौरानिया है वो और दूर हो जाएगा, वो और बेहतर रहेगा चीजों से। तो ये एक साइकिल है, जिस साइकिल को आप तोड़ के रखेंगे तो चीजें सेटल रहेंगी, साइकिल के अंदर घुस जाएंगे, आप घूमते रहेंगे उस साइकिल के अंदर। तो अगर एक बंदे को 20 साल बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ती है वो बेहतर है, एक बंदे को 5 साल के अंदर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है उसके लिए ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो जो 20 साल बाद आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, अल्टीमेटली पड़ना शुरू हो गई है, लगाएं इंसुलिन। समझता हूँ आपकी शुगर तो कंट्रोल है ना। मैं कितने मरीजों को जानता हूँ जो 20-25 साल बाद उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, ना उनको हार्ट अटैक हुआ है, ना उनको स्ट्रोक हुआ है, ना गुर्दों की सफाई की जरूरत पड़ रही है, अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई मसला उनको नहीं पैदा हो रहा। आप क्यों इस बात से घबराते हैं कि हमें इंसुलिन लगना शुरू हो गई तो क़यामत आ गई? कुछ भी नहीं होगा। पैर कटने से, फालिज का अटैक होने से, दिल का दौरा पड़ने से बेहतर नहीं है इंसुलिन लगा रहे हैं आप, यानी पैर कट जाए वो खैर है, इंसुलिन ना लगे। मेरी गुजारिश होगी आपसे कि अपने डॉक्टर से, अपने मौलवी से, किसी जिसके पास भी आप जाते हैं, मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि किसी खास के पास जाएं, जिसके पास भी आप जाते हैं, जिस पर आपका भरोसा है, जो आपको पसंद है, लेकिन जाएं और कभी भी अपनी इंसुलिन ना बंद करें, अपनी दवाइयाँ खुद से ना छोड़ें। अगर आपको ये लग रहा है बस जी मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है, मैं दवाइयाँ छोड़ रहा हूँ, इंसुलिन छोड़ रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, नहीं,
शुगर कभी भी नहीं ठीक होती, कंट्रोल होती है, ठीक नहीं होती। दूसरी बात याद रखें, हकीमों के पास शुगर का इलाज नहीं है, होम्योपैथिक में शुगर का इलाज नहीं है, किसी चाइनीज कैवे में शुगर का इलाज नहीं है। शुगर का इलाज है तो जो दवाइयाँ हम देते हैं उसमें है, जो इंसुलिन हम लगाते हैं उसमें। ठीक है जी। अगर इन सब चीज़ों में, हकीमी इलाज में, होम्योपैथिक में और चाइनीज़ हर्बल्स में शुगर का इलाज होता तो ये अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इन सब मुल्कों ने ये दवाइयाँ बनानी छोड़ी होती और वो ये सारी दवाइयाँ दे रहे हैं। और अगर किसी के पास है जी तो मैं पेमज अस्पताल में होता हूँ, मोस्ट वेलकम, आएँ और ज़रूर मुझे भी बताएं, मेरे बड़े मरीज़ हैं, उन सबको बताएं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या जब आप कभी अपने घर में फ्रिज, गाड़ी, वॉशिंग मशीन ठीक करते हैं तो क्या गूगल करके ठीक करते हैं? एक काम कीजिए, एक नट बोल्ट की किट खरीदें और अपने घर में जो भी वॉशिंग मशीन, फ्रिज और गाड़ी है वो गूगल करके ठीक करें। यूट्यूब लगाएं एंड गूगल करें हाउ टू फिक्स माई कार, और अपनी गाड़ी नट बोल्ट से गूगल करके ठीक करना शुरू करें। देखते हैं आप कहाँ तक पहुँचते हैं। जब आप अपनी गाड़ी गूगल से नहीं ठीक करते तो फिर अपने इलाज के लिए आप गूगल क्यों करते हैं? आपका जिस्म कोई नहीं ठीक कर सकता, एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो। आपकी गाड़ी तो फिर भी आप ख़राब करके वर्कशॉप वाले को फिर भी बुला लेंगे, उसके जो 2 नट आपने गलत लगाए होंगे वो 2 नट ठीक लग जाएंगे। बट आप अपनी बॉडी में जो चीज़ ख़राब कर देंगे वो फिर कोई भी नहीं ठीक कर सकता। जो खुदा की तख्लीक है उसको कोई नहीं ठीक कर सकता। हम तो फिर भी डॉक्टर हैं, हमसे भी कोई नहीं ठीक हो सकती चीज़। हम भी जो रिपेयर करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। खुदा का वास्ता है, प्लीज़ गूगल मत करें अपनी बीमारियों को और अपनी दवाइयों को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ अपने करीबी किसी डॉक्टर को या इमरजेंसी में आए, और अगर आपको कोई सवाल है आपके पास तो अपने किसी इमरजेंसी में या जिस डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी है उसके पास आके उससे पूछ लें कि जी ये दवाई हमें लिख के दी है, हमें इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें बताएं क्या वाकई ये इसकी वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम आपको एड्रेस ना हो, किसी और डॉक्टर से जाके पूछ लें, लेकिन खुद गूगल करके कुछ भी ना करें। गूगल पे आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन यही नॉन डॉक्टर्स ने डाली होती है, जिनको खुद भी कुछ नहीं पता होता कि वो डाल क्या रहे हैं। थैंक यू सो मच।